हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लास। तो आज जो हमारा जो है सो 35 से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो 35 में जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। ए एफ पर, बी F2 पर, सी 2F1 पर, डी 3/2 F1 पर। तो इसका क्या हो जाएगा सी जो हो जाएगा इसका 2F1 पर। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो पार्श्व दर्पण में यानी जो बगल वाला दर्पण होता है, जिसे जो हम पीछे देखते हैं जिस दर्पण में देख के, तो हमारा उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक है। ए 1.77, बी 1.47, सी 1.44, डी 2.42। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है और हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरे का ही होता है 2.42। उसके बाद अल्कोहल का अपवर्तनांक है ए 1.33, बी 1.65, सी 1.36 या डी 1.31। तो अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। इसका जो सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए बड़ा वास्तविक, बी बड़ा आभासी, सी छोटा वास्तविक, डी छोटा आभासी। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका जो ऐसे जो बनता है हमारा। उसके बाद जो इसका जो यहाँ पे सी होता है वक्ता के, यहाँ पे इसका एफ आधा पर रहता है, यहाँ पे इसका ध्रुव बनता है, पोल बनता है यानी। और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे चलता है ऐसे करके एक वस्तु यहाँ पे मान के चलिए है। तो यहाँ पे वस्तु कहाँ पे दे रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ध्रुव जो है इसके बीच जो है हमारा जो वस्तु जो है कहाँ पे है? ध्रुव और फोकस। यानी मैं इसको, ये तो दोनों आधा पे रहता है, अभी मैं थोड़ा हाथ से बना रहा हूँ, तो मान के चलिए दोनों बीच में ही है और यहाँ पे है, तो इसके बीच ये वस्तु है ए और बी। और तो इसका जो एक लाइट यहाँ से जाएगा तो एफ से गुजरेगा और इसका ये यहाँ से गुजरेगा। तो कैसा बनेगा? बड़ा और आभासी बनेगा। यानी जो यहाँ पे, जो यहाँ से तो कभी नहीं मिल सकता, ये ऐसे चलेगा तो, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये ऐसे करके यहाँ पे मिल जाएगा। मान के चलिए ऐसे ऐसे करके आभासी लाइन है, और यहाँ पे अगर मिलता है तो जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सीधा बनेगा, यानी ऊपर बन रहा है, इस एक्स से, एक्स अक्ष जो है इसका जो है इससे ऊपर बनेगा, तो क्या बनेगा? आभासी बनेगा, यानी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और जो होगा इसका बड़ा बनेगा, यानी देखिए वस्तु इतना ही बड़ा है लेकिन इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है इसका, इतना बड़ा, यानी ए डैश बी डैश। तो ये क्या होगा? बड़ा और आभासी बनेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 39 का। उसके बाद हमारा जो है 40 नंबर, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। ए अपसारी लेंस, बी अभिसारी लेंस, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो द्विअवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। उसके बाद जो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक प्रतिबिंब, बी आभासी प्रतिबिंब, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, से शून्य, डी में से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, I=R नहीं लागू होता है समतल दर्पण पे, बी अवतल दर्पण पे, सी उत्तल दर्पण में, या डी में से कोई नहीं। तो I बराबर और इनमें से सभी दर्पण पे जो है ना सो लागू होता है, और नहीं लागू हुआ तो इसमें क्या होगा? डी इनमें से कोई ने जो है सो लागू नहीं हो, यानी इसमें से सभी पर लागू होता है। उसके बाद हमारा है 44वां क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है, तो दर्पणधार लेंस संभवतः हो सकता है। संभवतः है। ए दोनों अवतल हैं, बी दोनों उत्तल हैं, सी दर्पण अवतल था लेंस उत्तल है, डी दर्पण उत्तल था लेंस अवतल है। तो दोनों की फोकस दूरियां क्या है? माइनस में है, तो दोनों अवतल है, लेंस अवतल है। अवतल उत्तल दर्पण में था कन्फ्यूजन होता है, यानी आप मान के चलिए जो अवतल लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है वो उत्तल दर्पण हुआ, और जो उत्तल लेंस हुआ उसको अवतल दर्पण हुआ। इस मतलब इसका माइनस प्लस ऐसे चलता है। यानी आप यहाँ पे देख लिए, अगर यहाँ पे जो है ना गोलीय दर्पण की पतले गोलीय लेंस, यानी गोलीय दोनों थी, यानी अवतल लेंस का क्या होता है? माइनस में फोकस दूरी होता है, और उत्तल लेंस का क्या होता है? प्लस में होता है। तो उत्तल दर्पण का जो होगा सो माइनस में होगा, अवतल दर्पण का प्लस में होगा। यहाँ पे अवतल लेंस में क्या होगा? माइनस में। उसके बाद ये सब थोड़ा बहुत ट्रिक सब है जो मैं बता देता हूँ। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी है -5 डायोप्टर है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी फोकस दूरी
ए -10 सेमी, बी -20 सेमी, सी 110 सेमी प्लस 110 सेमी, डी 200 सेमी। तो एक लेंस की क्षमता डी जो है हमारा जो -5 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, -20 सेमी हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो है 46 नंबर क्वेश्चन है, जो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है, ए 50 सेमी, बी -50 सेमी, सी 20 सेमी, डी -20 सेमी। तो 2D क्षमता वाले फोकस दूरी है 50 सेमी प्लस 50 सेमी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, नहीं ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायोप्टर, डी में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे डायोप्टर, डी मीन्स डायोप्टर होता है, यानी लेंस की क्षमता का बोध करा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सी डायोप्टर हो जाएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म का काम करेगा। उत्तल लेंस की सतह, तो ये समान फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे हुए हैं, ये जो दोनों लेंस है, इसका जो जोड़ा बना है, जो युग्म है, वो कैसे काम करेगा, एक उत्तल लेंस की तरह करेगा या अवतल लेंस की तरह करेगा, ऐसी कांच की आयताकार सिल्ली की तरह करेगा, डिफरेंस की तरह। तो इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी कांच की जो आयताकार सिल्ली होती है उसकी तरह करेगा। उसके बाद हमारा जो है 49 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है फोकस पर अनंत पर फोकस अंतर के अंदर होता है या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है फोकस, जो हमारा होता है फोकस अंतर के अंदर होता है, सी हो जाएगा। उसका 50 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, ए काल्पनिक और सीधा, बी काल्पनिक और उल्टा, सी वास्तविक और उल्टा, डी वास्तविक और सीधा। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। उसके 51 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, फोकस तथा लेंस के बीच, बी फोकस पर, सी फोकस की दूरी पर, डी फोकस और अनंत के बीच। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किस लेंस का पसंद करते हैं, तो बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है, ए बी मीटर स्क्वायर, सी बराबर होती है, डी में से कोई नहीं। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी उतले लेंस की तुलना में कम होती है, यानी मोटा लेंस जो है सो बहुत मोटा पड़ देता है, यानी मान के चलिए यहाँ पे उसका फोकस लेंस है मोटे लेंस का, तो इसका क्या हुआ, दूरी तो कम ही हुआ। लेकिन अगर ये पतला लेंस है और यहाँ पे ही मान के चलिए इसका जो फोकस ये क्या ज़्यादा होगा, तो क्या हो गया, इसका जो है ये मोटे का कम होगा दूरी और पतला का ज़्यादा होगा फोकस से। उसके बाद हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर, बी +0.5 डायोप्टर, सी -5 डायोप्टर, डी -0.5 डायोप्टर। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद ए विचलन नहीं होता है, बी विचलन होता है, सी ए एवं बी दोनों, डी सभी कथन सत्य हैं। क्या हो जाएगा, विचलन नहीं होता है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, क्रांति कोण है, ए सघन माध्यम में आपतन कोण, बी विरल माध्यम में आपतन कोण, सी सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, डी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। तो क्रांति कोण है ए सघन माध्यम में आपतन कोण। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण है, ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी परावर्तन से अपवर्तन, डी पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, डी में से कोई नहीं। तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है, आवर्तन, अपवर्तन, सी परावर्तन, डी आवर्तन। तो माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। देखिए माध्यम बदलता है, यानी आप मान के चलिए, मैं यहाँ पे इसका जो है इसका मुझे ये वाला आंसर देना, मान के चलिए ये है, ये पे यहाँ पे दूसरा मान के चलिए वायु है, ये हवा बह रहा है, ये जो है हमारा हवा बह रहा है, वाइंड है पूरा एकदम वायु है, यानी खुला आसमान है आप कह सकते हैं। और उसी का हम कहा जाएगा, अब मान के चलिए यहाँ पे पानी बना देता हूँ, अब यही पानी में गया,
इसमें विचलन भी होता है बहुत। अगर आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो वो यहाँ पे बताएंगे, यहाँ से इधर ये पोल रहता है, इससे इधर छूटता है, कोई इधर नज़दीक जाता है। विरल माध्यम सघन माध्यम पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये जो पकड़ रहा है ना, यहाँ से ये जो वायु जो है ये खुला मैदान से पानी में लाइट घुस रहा है, तो इसका यानी ये माध्यम बदल रहा है, तो इस माध्यम को क्या कहेंगे हम? अपवर्तन कहते हैं। इसका क्या होगा? अपवर्तन। और परावर्तन, इसमें भी कंफ्यूज होता है। देखिए ये तो हमारा हो गया था, जो हो गया थी इसमें जो गया था, इसमें से फिर पानी में गया, तो ये माध्यम चेंज किया तो अपवर्तन हुआ। लेकिन लाइट, अगर ये लाइट की रोशनी है, इसमें गया फिर इसमें चला गया, लेकिन यही अगर लाइट की रोशनी जो है सो ये तो सीधे चला गया ना, लेकिन अगर यही लाइट की रोशनी यहाँ से आए, यहाँ से टकरा के फिर वापस चले जाए यहाँ से, या जैसे भी चला जाए, यहाँ से चला जाए या यहाँ से ऐसे ही जहाँ से आया वैसे ही चला जाए, जो हमारा जो है जो लाइट की रोशनी जो है जैसे आए वैसे ही चला जाए, यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जैसे जाए, यानी इस पानी में ना घुसे, सिर्फ इधर से चला जाए, तो ये क्या होगा? हमारा परावर्तन हुआ। ये प्रकाश का परावर्तन। ये क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन हुआ। ये प्रकाश का परावर्तन। इधर अगर घुस जाता है, यानी जो एक माध्यम से चेंज करता है, तो ये अपवर्तन। तो ये थोड़ा जो है सो कन्फ्यूजन वाली बात रहती है, जो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बात बात पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा, अगर माध्यम चेंज करने को कहेगा तो। उसके बाद हमारा जो है 60 नंबर क्वेश्चन है। अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बी आभासी प्रतिबिंब बनता है, सी एवं बी और दोनों डी बड़ा प्रतिबिंब। अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है। कांच झिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरणें पैदा होता है। ए विचलन, बी पार्श्व विस्थापन, सी घूर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? पार्श्व विस्थापन। तो यह 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ए समांतर प्रकाश पुंज, बी अपसृत प्रकाश पुंज, डी संतृप्त प्रकाश पुंज, डी सभी उत्तर सही हैं। तो टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? संतृप्त प्रकाश पुंज। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है जो है। पानी में डाली गई छोटी टेढ़ी दिखती है। पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है। जो हमारे पानी में जो हम छड़ी डालते हैं, मान के चलिए, तो ये क्या है? ये आपको उठी उठी सी नज़र आएगी या टेढ़ी नज़र आएगी। अगर मैं ऐसे करके रखा हुआ ना, अगर मैं यहाँ से देखूँगा, अगर मान चलिए मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, तो ये मुझे क्या दिखाएगी? जो यहाँ पे है छड़ी थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर आपने गौर से देखा होगा, छड़ी रहती है सीधा, लेकिन दिखती है ऐसे करके। तो क्यों दिखाई देती है? या ऊपर ऊपर होके दिखती है? तो इधर जो इसका क्या होता है? क्योंकि इसका कारण क्या है? तो ये अपवर्तन है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद हमारा जो है 65 नंबर क्वेश्चन है। इसका क्या है? अपवर्तन का नहीं, 64 नंबर क्वेश्चन है। पानी में भरी बाल्टीन की गहराई कम दिखती है, क्योंकि इसका कारण है। देखिए, अगर पानी में अगर भरी बाल्टीन होगी ना, पानी भरी बाल्टीन होती है, उसकी की भी क्या होती है? गहराई जो है सो कम दिखाई देती है। और यहाँ से अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा? आपकी जो ये जो देखेंगे ना, इसका जो ये जो पेनी है, ये जो नीचे वाला ना, आपको लगेगा जो ये इसका जो ये हाइट है सो कम हो गया। सो क्यों दिखाई देता है हमारा हाइट? जो अपवर्तन के ही कारण। इसका भी अपवर्तन ही हो जाएगा, इसका भी अपवर्तन हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन पे हम है हमारा, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? एक अवतल दर्पण का, बी समतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, डी जो है परवलय दर्पण का। तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र। यानी जो ये उत्तल दर्पण जो है ना, सो दूर तक वस्तुओं को देखता है। इसलिए बाइक के साइड में भी, या कहीं कार पे या ट्रक पे जो साइड में ये दर्पण लाया जाता है। कोई ये क्या छोटा छोटा वस्तु दिखाता है, लेकिन बहुत दूर दूर तक का वस्तु दिखाता है। इसलिए जो है ना, इस दर्पण को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग होता है। ए म्यू सी बराबर स्थिरांक, बी म्यू स्क्वायर सी बराबर स्थिरांक, सी म्यू सी बराबर स्थिरांक, या डी म्यू बराबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यू सी बराबर स्थिरांक। इसका हो जाएगा ए। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है। अपवर्धन को ऋणात्मक मान बतलाता है कि ए वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा, बी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा, सी वस्तु से प्रतिबिंब छोटा, डी वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है तो वस्तु के सापेक्ष क्या प्रतिबिंब उल्टा है। इसका क्या होगा? ए। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है। सोलर
सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। अवतल दर्पण भी उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण डी इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में जो है क्या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे खाना जल्दी गर्म होता है। उसके बाद 69 यानी 69 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वो कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में में क्या होता है, प्रकाश संघनन होता है, या प्रकाशिक विरल है, या पहले माध्यम का घनत्व अधिक है, दूसरे माध्यम का घनत्व कम है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, यानी जिस माध्यम क्या अपवर्तनांक जो है अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक संघनन होता है, यानी जिसका क्या हो जो कम अपवर्तनांक है उसमें प्रकाश ज़्यादा संघनन करता है, ज़्यादा आता है, संघनिक होता है, यानी जिसमें प्रकाश आराम से घुसता है। यानी आप एक हीरा को लीजिए, एक पानी को लीजिए, तो हीरा से ज़्यादा प्रकाश क्या संघनन कहाँ करता है, पानी में, यानी उसका अपवर्तनांक हीरा से कम है। हीरा कितना है 2.42 होता है। और जो उसके बाद जो हमारा जो है 70 नंबर क्वेश्चन है, पानी में प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग CG होता है तो, यानी देखिए अभी मैं कहा अगर प्रकाश का वेग CW है पानी में अथवा कांच में प्रकाश का वेग CG होता है, देखिए प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होगी, यानी जहाँ पे जो है हमारा जो अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रकाश का चाल कम होगा। और जहाँ पे क्या है जो इसमें क्या है, जो हमारा पानी में प्रकाश का वेग CW है, कांच में प्रकाश का वेग CG है, यानी जो हमारा जो प्रकाश किस में जल्दी से जाएगा, प्रकाश तेजी किस में दिखाएगा, CW में तथा CG में। तो इसका A जो होगा सो क्या होगा CW/CG, यानी दोनों में सेम रहेगा, या B CW ग्रेटर देन CG, यानी जो है प्रकाश का वेग कांच में अधिक रहेगा पानी में कम रहेगा, यानी पानी में प्रकाश का वेग ज़्यादा रहेगा या कांच में कम रहेगा। और उसमें क्या है यहाँ पे C है CW, यानी CW क्या दिखाता है, पानी में प्रकाश का वेग कम रहेगा और कांच में प्रकाश का वेग ज़्यादा रहेगा। और D क्या CW बराबर 2CG, यानी इससे दुगुना हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर क्या होगा CW ग्रेटर देन CG, यानी जो पानी में प्रकाश का वेग जो होगा सो ज़्यादा होगा कांच में प्रकाश के वेग से, इसका B हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 71 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है, ए लकड़ी, बी शीशा, सी लोहा, डी तांबा। तो लकड़ी से प्रकाश नहीं जाता, लोहा से नहीं जाता, तांबा से नहीं पार करता है, शीशा वो आर पार करता है प्रकाशिक। 72 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी व्याख्या त्रिज्या की ए आधी होती है, बी दुगुनी होती है, सी चौगुनी होती है, डी इनमें से कोई नहीं था। अभी हमने पढ़ा है जो बराबर क्या होता है R/2, यानी जो उसकी वक्ता त्रिज्या R है उसकी आधी क्या होती है फोकस दूरी, इसका क्या हो जाएगा एक आधी होती है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो अगर वायु में प्रकाश का वेग c तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक nm का मान है a c/v, b v/c, c c+v, d उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक nm का मान है a हो जाएगा c/v। उसके बाद हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं एक अवतल दर्पण का, बी समतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, डी इनमें से कोई नहीं। तो रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, इसका क्या हो जाएगा ए। उसके बाद हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, ए अपसृत प्रकाश पुंज, बी संतृप्त प्रकाश पुंज, सी समांतर प्रकाश पुंज, डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है, इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा ए कम होती है, बी अधिक होती है, बी बराबर होती है, सी सभी कथन सत्य हैं। इसका विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, यानी जो विरल है यानी जो ज़्यादा खाली खाली स्थान है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी अधिक होगी, जिस जो भरा भरा हुआ है उससे ज़्यादा क्या अधिक होती है। उसके बाद हमारा जो है 77 नंबर क्वेश्चन है, जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार के आधार पर प्रकाश को एक तरंग माना गया है, बी कण माना गया है, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने 12th में या कहीं पे अगर साइंस आपने पढ़ा होगा 10th में भी या 12th में भी, तो प्रकाश जो है ना उसे ड्यूल नेचर है, तरंग भी है, वेव भी है और ये मैटर भी है, यहाँ एक कण भी है, ए एवं बी दोनों है। इसका क्या है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश दोनों है, ए एवं बी दोनों, जिसका ड्यूल नेचर पाया जाता है प्रकाश में, ए एवं बी का दोनों का। उसके 78 नंबर क्वेश्चन है,
जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरणों का अविलंब की ओर। इसकी देखिए माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है। अच्छा, ये दे दिया, अतः किरण अविलंब की ओर ए झुक जाती है, या बी दूर हट जाती है, सी 45 डिग्री के कोण पर झुक जाती है, डी समांतर हो जाता है। तो अभी मैंने बताया तो जो मैं पढ़ा था यहाँ पे वायु वाला और पानी वाला, उसमें जो एक लाइन आता है उसमें ऐसे करके कोई में दूर हट जाएगा, कोई में इसके जो क्या पास आने लगता है किरण पुंज। तो यही उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो क्या है इसका जो होगा सो दूर हट जाएगा, इसका बी। उसके 79 नंबर क्वेश्चन है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है। ए अवतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है। ए एवं बी दोनों, अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी। उसके 80 नंबर क्वेश्चन है, मान लिया कि माध्यम ए में प्रकाश का वेग v1 और 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान होगा जो है ए v1 बट्टा v2, बी v1 गुने v2, सी v2 बट्टा v1, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए क्या हो जाएगा v1 बट्टा v2। उसके बाद हमारा जो है 81 नंबर क्वेश्चन है, ए विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव अविलंब से दूर होता है, बी अविलंब की समांतर होता है, सी अविलंब की ओर होता है, डी अविलंब के लंबवत होता है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव ए अविलंब से दूर होता है, बी अविलंब के समांतर होता है, या सी अविलंब की ओर होता है। तो क्या हो जाएगा, सी अविलंब की ओर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अविलंब की ओर होता है, इसका सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ए समतल दर्पण की, बी अवतल दर्पण की, सी उत्तल दर्पण की, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, हवा का, बी जल का, सी शीशा का, डी हीरा का। तो निम्न किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है इसमें। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। ए लाल का, बी हरा का, सी पीला का, डी बैगनी का। तो डी बैगनी का। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। कोई एक वैक्स मनुष्य कितनी न्यूनतम दूरी तक वस्तु को देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। अगर आप 35 सेंटीमीटर से अंदर जाते हैं तो आप कोई वस्तु देख नहीं सकते हो। उसके बाद जो हमारा है 86 है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, ए कॉर्निया, बी तारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। तो मानव ने जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है हमारा, जो है दृष्टिपटल पर। तो हमारा जो मानव जो है नेत्र जो है जो किस भाग में बनाता है, दृष्टिपटल पर। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है, ए 25 सेमी, बी 25 मिलीमीटर, सी 25 मीटर, डी अनंत पर। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु जो एक मनुष्य व्यक्ति अनंत तक देख सकता है। उसके बाद हमारा जो है 88 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्न में से कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो निम्न से कौन सा रंग है जिससे खतरे के जो है सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। नीला रंग, बी बैगनी रंग, सी लाल रंग, डी पीला रंग। तो इसका क्या हो, लाल रंग हो जाएगा। उसका 89 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में किसका उपयोग होता है। एक कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिंट। तो आपको अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, यानी आपको इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों चाहिए अगर सूरज की रोशनी में कहीं पे भी अगर आप सिंपल रोशनी देते हो, तो स्पेक्ट्रम कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्रिज्म से प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा जो है 90 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आज हम 100 तक क्वेश्चन कराएंगे, हमारा 90 वाला क्वेश्चन पहले कराते हैं, फिर 100 तक चलेंगे। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल या अवतल या वलयाकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, सी बड़ी वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। दूरदृष्टि आंखों वाले साफ साफ देख सकते हैं दूर ही की वस्तु को। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर किसी लोग को या किसी आदमी को अगर दूरदृष्टि दोष है तो वो क्या है का जो है सो निकट की वस्तु नहीं देखता है, वो दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु जो है सो नहीं देख सकता है, लेकिन नज़दीक का वस्तु वो देख सकता है।
जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें से सभी का। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो निकट दृष्टि दोष क्या है, जो हमारे दूर की वस्तु नहीं दूर का वस्तु हमें नहीं दिखाई देता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु को देखने, यानी दूर वाला वस्तु नज़दीक होकर दिखे, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, ए दृक् तंत्रिका की भांति, बी पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति, डी परिवर्ती द्वारक की भांति। तो आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, परिवर्ती द्वारक की भांति, इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाशन का विचलन होता है, सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का ज़्यादा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाए, ए सबसे कम होता है, प्रकाश का क्या है विचलन जो है सबसे कम हो जाता है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, ए अवतल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है शीत उत्तल लेंस। उसका 97 नंबर क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, बी बड़ा होता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं अंध बिंदु, बी पित्त बिंदु, सी दूर बिंदु, डी निकट बिंदु। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अंध बिंदु। उसका 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, बैगनी, बी हरा, सी लाल, डी पीला। तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल के लिए, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है आज का, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश नीला क्यों दिखता है, क्योंकि ए आकाश धुआं युक्त है, बी जल वाष्प युक्त होता है, सी धूल कणों और जल वाष्प में रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल जो सही राइट आंसर जो है ना, सो सी हो है, धूल कणों और जल वाष्प से रहित होता है और नीले रंग की किरणों क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा आकाश जो है सो नीला दिखाई देता है। तो हमारा जो आज का जो 100 तक क्वेश्चन हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो हमारा इस वीडियो पे कमेंट करिएगा और ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।